वेलकम बैक एवरीवन ऑन आपी एकेडमी। सो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। आई होप फिश फ्रीज आपने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। एंड अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा उससे। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, आपके काम में आएगा। सो विल स्टार्ट अवर लेक्चर अबाउट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स एक क्या टर्म है? लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड। यस, तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? Like today, economics refer to how we manage या यूज ओवर रिसोर्सेज, जो हमारी पर्सनल है, फार्म है, नेशनल है, ग्लोबल लेवल है, इन सब चीज़ों पे। दो वर्ड से मिलके बनती है इकोनॉमिक्स। दैट इज आइकॉस, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। नॉमस होता है उसका मैनेजमेंट। डिफरेंट पीपल ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं, बट एक हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। लाइक जैसे एक फार्मर है पंजाब में, वो प्लान कर रहा है उसको अपने लिमिटेड जो लैंड है उसके पास है कैसे उसे यूज करना है, कौन सी सीड चाहिए, लेबर कितनी लगेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। सो दिस इज लाइक वो अपना जो इकोनॉमिक्स है उसे प्रैक्टिसाइज कर रहा है। ही इज सीइंग लाइक व्हाट कैन ही गेट आउट ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स इन अ वेरी वेरी लेमैन टर्म। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। एडम स्मिथ ने कहा है वेल्थ डेफिनेशन, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा है वेलफेयर डेफिनेशन, लियोनिन रॉबिन्स ने कहा है स्कार्सिटी डेफिनेशन, एंड जॉन मेराट केस ने कहा है ग्रोथ डेफिनेशन। सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ है, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन वेरी वेरी शॉर्ट थिंग। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो दिस मीन्स लाइक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यूज इकोनॉमिक्स टूल्स टू सॉल्व फार्मिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रोडक्शन हुआ, आपकी मार्केटिंग हुआ, और आपका प्राइसिंग हुआ, इरिगेशन हुआ, ये सब चीज़ें। इट कनेक्ट्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स विद द प्रैक्टिकल फार्मिंग। बिल्कुल प्रॉपरली आपको प्रैक्टिकल फार्मिंग से करता है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि आपके पास है फार्म मैनेजमेंट प्लस प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। दूसरा है आपके पास एग्रीकल्चर, आई एम सॉरी, दूसरा आपके पास एग्रीकल्चर फाइनेंस। तीसरा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इस पार्ट में हम डिवाइड करते हैं फार्म मैनेजमेंट, कैसे आप सब चीज़ों को खरीदते हैं, हर एक चीज़ को देख। फाइनेंसिस, पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है। मार्केटिंग, कैसे आप उस चीज़ को सेल आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा एक डिवाइड होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं लाइक वी हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ अवर इकोनॉमी। पहला कंजम्पशन तो ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसमें आपके पास कंजम्पशन आता है, प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्सचेंज आता है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच को अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट, जस्ट अ मोमेंट। सो कंजम्पशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, यूजिंग द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई अ वांट, इसे हम कह सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप ग्रो कर रहे हैं। एग्जाम्पल लाइक ईटिंग राइस डिस्ट्रॉय इट्स यूटिलिटी, क्योंकि कंज्यूम हो गया, आपने से बेचा नहीं। प्रोडक्शन, क्रिएशन एंड एडिशनल यूटिलिटी, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्रिएटिंग गुड्स और सर्विसेज। लाइक जैसे आप मैंगो ग्रो करते हैं महाराष्ट्र में, टू इंक्रीज द यूटिलिटी सो दैट आप उसे बाहर दे पाए। डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ ऑल वट एवर इज प्रोड्यूस्ड
सो हाउ द इनकम ऑफ गुड्स आर बीइंग शेयर्ड अमंग द पीपल, लाइक प्रॉफिट शेयर होता है एक लैंड ओनर के पास भी, एक शेयर क्रॉपर के पास भी। हर कोई कहीं ना कहीं उस एक साइकिल के अंदर बन जाता है, लाइक प्रोड्यूसर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर, सबके पास कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आता है तब वो प्रोडक्ट आगे बढ़ता है। ठीक है। फिर आप देखते हैं एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, लाइक सेलिंग टोमेटो फ्रॉम कर्नाटका टू दिल्ली मार्केट। तो इतना लंबा उस टोमेटो ने ट्रैवल करा है टू रीच यू। ओके। इसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न अप्रोच। ये हमको दी है रैगनर फ्रेंच ने। इसकी दो ब्रांचेस होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी क्या होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है study individual unit like one farm, one industry and one consumer. Best example मैं आपको बताना चाहूँ तो it would be like studying a single dairy farm in Gujarat and deciding the milk price. That is micro. Everything should be one. On the one, you are deciding on the individual unit. Okay. फिर आप देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी द इकोनॉमिक्स एज अ होल। टोटल्स और एवरेजेस पे यहाँ बात होती है, लाइक टोटल प्रोडक्शन हुआ, नेशनल इनकम हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। आई मीन दीज आर सम थिंग्स वी डोंट टॉक अबाउट, बट हाँ, फॉर अ कंसिडरेशन एंड यहाँ के एग्जाम्पल के लिए यस इट्स इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आप इंडिया में देखते हैं, लाइक अपने मेजर करा टोटल वीट प्रोडक्शन कितना है ड्यूरिंग राबी सीजन। तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबको साथ लेके एक साथ आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। फिर आप देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, आपके पास आते हैं चार फैक्टर, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। सो अगर मैं लैंड का बताऊं, ये इंक्लूड करता है लैंड, इट विल इंक्लूड लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट। एवरीथिंग जो नेचर आपको देता है फ्री में, वो आता है लैंड के अंदर। ठीक है। लेबर की बात करें तो एनी फिजिकल या मेंटल वर्क जो काम करा जाता है फॉर द इनकम, यहाँ पे आपको इनकम चाहिए, ये आपको नेचर फ्रीली देता है। फिर कैपिटल, वेल्थ का यूज होना फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उसे कहेंगे आप प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर वेल्थ, जो भी आप हेल्प ले रहे हैं पैसे का। फिर आप देखते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है, ब्रिंगिंग लैंड, लेबर और कैपिटल टुगेदर टू स्टार्ट द प्रोडक्शन। ये तीन चीजें जब एक साथ होंगी तब जाके एक एंटरप्राइज बनेगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स, मार्केट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। सबसे पहले आता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या है, सिंगल सेलर, वन सेलर जो कंट्रोल करता है पूरे मार्केट को। लाइक जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडियन रेलवेज का आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट की मोनोपोली है ट्रेन ट्रैक पे, प्राइवेट ट्रेन नहीं दौड़ती, गवर्नमेंट ट्रेन ही दौड़ती है। ठीक है। नाउ मोनोसोनी, व्हाट इज दिस, वन मेन बायर ऑफ द गुड, सिंगल बायर है। जैसे शुगर, जैसे शुगर मिल होती है, वो ही ऑफन पूरा का पूरा शुगर केन का एरिया को खरीदती है। आप या हम जाके नहीं खरीदते, पूरा का पूरा शुगर केन शुगर मिल वाले खरीदते हैं। ठीक है। नाउ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये क्या है, लाइक मैनी सेलर आर सेलिंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल गुड्स, लाइक ईच सेलर हैड अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट। ब्रांड का डिफरेंस हो सकता है, क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है, प्राइस का डिफरेंस हो सकता है। लाइक जैसे आप देखते हैं इंडिया में बिस्किट्स बनते हैं बट बहुत सारी कंपनियां हैं, लाइक पार्ले, ब्रिटानिया, गुड, आपका एच यू ई, लाइक
इंसान लेवर्स बनाती है, इन सब के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट क्या है? अ स्मॉल ग्रुप जो कंट्रोल करता है मार्केट को। लाइक जैसे आप तुम समझ सकते हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज होती है, इफ्को हुई, टाटा केमिकल्स हुई, सो दे हैव अ कंट्रोल ओवर द मार्केट। ये बहुत स्मॉल ग्रुप है जो बनाता है इन चीजों को। नाउ ओलिगोपोली, दैट इज लाइक फ्यू बायर यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, वेरी फ्यू बायर आर ओवर देयर, लाइक फ्यू लार्ज एक्सपोर्टर, वो एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस को फ्रॉम द मेनी फार्मर्स, वो उनसे लेते हैं एंड बाहर जाके वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? द पोर्शन एक्चुअली टेकन टू मार्केट एंड सोल्ड, लाइक मार्केटिंग surplus equals to total production minus seed plus family consumption। इसको मैं थोड़ा एक वैसे नॉर्मल टर्म में आपको बता के देखता हूँ। जैसे सपोज करिए एक फार्मर है, उसने 1000 किलो वीट को प्रोड्यूस करा है, 100 किलो की उसने सीड अपने पास रख ली, 200 किलो वो अपने घर के काम के लिए रख ली, और बाकी का जितना सरप्लस था जो कि 700 हुआ, वो उसने मार्केट में दे दिया। तो दिस इज व्हाट मार्केट सरप्लस इज ऑल अबाउट। फिर आप देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? डिफरेंस व्हाट वी आर प्रिपेयर्ड टू पे एंड व्हाट वी एक्चुअली पे। इसका आप समझ सकते हैं कि लाइक अगर मैं रेडी हूँ टू पे फॉर अ एप्पल लाइक 50 रुपीज, बट देन यू गेट दैट फॉर 40 रुपीज, तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस हुआ 10 रुपये। आपने मुझे 50 का बेचने की कोशिश करी, मैंने आपसे 40 का मंडोली टाइप करके ले लिया, तो मेरे पास जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ वो 10 रुपये का हुआ। दिस इज व्हाट कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल अबाउट। फिर आप देखते हैं फार्म मैनेजमेंट। So farm management, it teaches like farmer how to make the best decision about crop, livestock, labor, machinery, irrigation, जो भी मैक्सिमम चीजें आप यूज करते हैं, वो आपको किस, आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए उसको यूज करने की। मेन मोटिव योर शुड बी टू ऑब्टेन द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सेटिस्फैक्शन, जो भी आपने एट अ मिनिमम कॉस्ट। लाइक लाइक अगर एक फार्मर है लाइक फ्रॉम हरियाणा, वो डिसाइड करेगा उसे ग्रो करना है पोटैटो या वीट, वो करेगा based on the market price, soil fertility और irrigation availability, इन सब फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखते हुए। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन कर्व। ये नॉर्मली क्या है? मैं एक पेज आगे चलता हूँ, सो ये आप देख सकते हैं, इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन कर्व। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ, सबसे पहले आप देखते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एक्स, टीपीपी एक्स। इनिशियली जो स्मॉल क्वालिटी होती है लाइक इनपुट, वो ऐड करे जाते हैं, उससे आउटपुट इंक्रीज होता है रैपिडली, बिकॉज आपने जो इनपुट्स हैं उसको बहुत अच्छे से यूज करा है। यहीं पर इस बात को ये कहता है टीपीपीएक्स। जितने आपने रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तब कर रहे हैं जब आप नीचे से उसमें ज्यादा अपना इनपुट दे रहे हैं। अगर मैं आपको बहुत एग्जांपल दूं, लाइक फ्यू बैग्स ऑफ यूरिया आपने अप्लाई करे वीट के अंदर, क्रॉप ने अच्छे से रिस्पॉन्ड करा, उसके बाद उस क्रॉप के अंदर रैपिड ग्रोथ है। ठीक है, तो ये है आपका पहले का एक्सप्लेनेशन। फिर हम देखते हैं बियॉन्ड इन्फ्लेक्शन लाइक पॉइंट ए, टीपीपीएक्स राइज बट डिमिनिश। यहाँ पे यहाँ पे राइज करता है लेकिन एक डिमिनिश फॉर्म शो कर रहा है आपको।
ये क्यों कर रहा है? लाइक आफ्टर सर्टेन ए पॉइंट आपने एडिशनल इनपुट आपने कम दिए, लाइक गिव्स लेस एक्स्ट्रा आउटपुट। एक टाइम पे आके उसने अपनी पीक अटेन कर ली और उसके बाद उसे मेंटेन करा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेंटेन करने वो नीचे चला गया। दिस इज हाउ इट कैन बी सी। फिर टीबीपीएक्स इज हायर एट बी पॉइंट। बी पॉइंट पे ये अपने मैक्स पे पहुंचता है। तो बी पॉइंट पे अपने मैक्स पे कैसे पहुंचता है? लाइक टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम पे पहुंचता है। एक्स्ट्रा इनपुट अब कोई भी एडिशनल आउटपुट नहीं देगा। इसके पॉइंट इस पॉइंट के बाद आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसने अपने मैक्सिमम यील्ड दे दी है। फिर आप देखते हैं टीपीपी एक्स डिक्रीज, देन एमपीपी एक्स बिकम्स नेगेटिव। जबकि एमपीपी एक्स है जहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपका जो इनपुट है वो बियॉन्ड आपका बियॉन्ड ऑप्टिमल है, तो टोटल आउटपुट डिक्रीज जो आपके अंदर होता है, लाइक मीनिंग इनपुट इज हार्मफुल। जैसे कि आप मान के चलिए ओवर इरिगेशन वाटर कॉज करता है वाटर लॉगिंग को। उससे क्या होगा? क्रॉप यील्ड आपकी ड्रॉप हो जाएगी। दिस यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एट पॉइंट डी एमपीपीएक्स इक्वल्स टू एपीपीएक्स एंड एपीपीएक्स इज मैक्सिमम। सो दिस इज वेयर एवरेज प्रोडक्टिविटी आपकी हाईएस्ट है। लाइक जैसे कि आपने ऑप्टिमम फर्टिलाइजर डोज अपने राइस को दे रखा है एंड आपका राइस उस टाइम पे फुल ब्लूम कर रहा है। इट इज लाइक समथिंग लाइक दैट। ओके, when mppx is greater than appx, then appx is rising। अब ये कैसे होता है? जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर है और एवरेज प्रोडक्ट द एवरेज प्रोडक्ट ग्रोस अप। लाइक जैसे कि मान के चलिए यू हैव टू मेनी लेबर्स वर्किंग इन अ स्मॉल फील्ड, ईच contribute लेस बट स्टिल contributing समथिंग। इससे आप इसको समझ सकते हैं। फिर mpps is less than appx, then appx is decreasing but never becoming negative। अब इसमें क्या है? एवरेज प्रोडक्ट फॉल बट कैन नॉट बी नेगेटिव। लाइक आपके पास आई एम सॉरी विद दैट, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे एमपीपीएक्स और एपीपीएक्स अगर बड़ा होता है तो एपीपीएक्स इंक्रीज करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ग्रेटर है और एवरेज प्रोडक्ट उससे ऊपर जाता है। फिर एमपीपीएक्स जहाँ पे लेस है, जहाँ पे एपीपीएक्स आपका डिक्रीजिंग होना चाहिए, वहाँ पे वो बिकम्स कभी नेगेटिव नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट फॉल करता है बट कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता। आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा, आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ लेके जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी विद दैट। व्हेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अब ये क्या है? ये है आउटपुट चेंज प्रोपोर्शनेटली विद द इनपुट। लाइक डबलिंग फर्टिलाइजर एंड द सीड डबल्स द व्हीट आउटपुट, समथिंग लाइक दैट। जितना आप लगाएंगे वो एक कांस्टेंट रेट की तरह आएगा। नाउ व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, so that is law of increasing return। इसमें क्या होता है? आउटपुट इंक्रीज करता है मोर देन प्रोपोर्शनेटली। ये आपका हुआ लाइक इंट्रोड्यूसिंग कोई नया इरिगेशन मेथड, डबल कर दिया अपने फर्टिलाइजर को, तो उसकी वजह से यील्ड आपकी ज़्यादा ग्रो कर गई, उससे ऊपर चला गया। ठीक है, दैट इज वाई दैट इज ग्रेटर देन 1। फिर आप देखते हैं व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, देन लॉ ऑफ diminishing return, like output increase less than proportionately,
यहाँ पे हम इसे इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इट शुड बी लेस देन। आई एम सॉरी विद दैट। यहाँ पे लेस देन का सिंबल आएगा, इट वुड नॉट बी ग्रेटर देन। ओके, लाइक जैसे कि आपने मोर लेबर को आपने ऐड करा आपके स्मॉल नंबर ऑफ शुगर फील्ड में, तो वो लेस और आपको कम आउटपुट देगा, क्योंकि आपने पैसे ज़्यादा लगाए फॉर द लेबर जितनी वहाँ पे ज़रूरत नहीं। नाउ elasticity of production, अगर हम मान के चलते हैं when MP is zero and EP is zero, तो completely inelastic demand है आपके पास। यस, सो ये नॉर्मली कैसे होता है? completely inelastic डिमांड क्या हुई? आउटपुट आपका चेंज नहीं होता विद द इनपुट, आउटपुट आपका सेम रहेगा विद द इनपुट। ओके, when MP is equals to AP and EP equals to 1, unit inelastic demand like X demand of agri products, इसका क्या मतलब होता है? डिमांड चेंजेस इन द इक्वल प्रोपोर्शन। फिर आप देखते हैं व्हेन MP इज इक्वल्स टू AP एंड देन EP इज ग्रेटर देन 1, ये होता है स्मॉल इनपुट चेंज गिव्स बिग आउट लाइक बिग आउटपुट चेंजेस। वहीं पे देखते हैं व्हेन MP इक्वल्स टू AP देन EP इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है? आउटपुट रिस्पॉन्ड्स वीकली, जो भी आपने इनपुट दिया है उसके अगेंस्ट में आपका आउटपुट वीकली रिस्पॉन्ड कर रहा है। When demand curve is flatter, relative elastic demand, like अगर कोई स्मॉल प्राइस चेंज हुआ, वो बिग कॉज कर लाइक बिग चेंज करता है इन द बिग डिमांड्स, यू कैन सी इट दैट वे। Perfectly elastic equals to horizontal straight line, unlimited quality available at one price. Perfectly inelastic vertically demand curve for the commodity, that means quantity demanded does not change with the price, like जो भी आपकी चीजें हैं, लाइक आप मान के चलिए आपके पास सॉल्ट हुआ, मेडिसिन हुआ, ये आपकी डेली नीड है। अगर इसका प्राइस भी बढ़ जाता है तो भी आप इस चीज को खरीदते हैं, ठीक है। रिलेटिव इलास्टिसिटी इक्वल्स टू फ्लैटर डिमांड कर्व, दिस इज व्हाट इट से कि जो इलास्टिसिटी है फ्लैटर डिमांड कर्व के साथ इसलिए जाती है क्योंकि आपको उन चीजों की नीड है और आपको उनकी जरूरत है। सो इट इज समवॉट सेम टू द अबव पॉइंट। ओके, नाउ वी विल सी फार्म मैनेजमेंट डिसीजन, हाउ मच टू प्रोड्यूस, लाइक FNP होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड कॉस्ट के साथ होता है। हाउ मच टू प्रोड्यूस इज FNF, principle of substitution and principle of least cost combined. Now what to produce? PNP, principle of opportunities, क्या चीज़ आपको करनी है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न, लाइक जहाँ पे सोर्सेज आपके लिमिटेड होते हैं। Here F was the factor and P was the product, factors influencing and product that you are producing. Principle used in farm management, अब इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं? सबसे पहला आपके पास आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। यस, सो ये क्या होता है? ये एक 3 स्टेज लॉ है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन कर्व हम देख चुके हैं। सो लॉ स्टेट दैट व्हेन वी गो using like more inputs for producing output, like output increases at increasing rate, then constant rate, then decreasing rate, then became constant, and finally it decreases। ये इसकी पूरी साइकिल होती है। आउटपुट आपके इंक्रीज होता है, जो आपने देखा आपके यहाँ पे आउटपुट पहले इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ, फिर एक टाइम पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा कि
अब आप जो भी चीज़ करोगे वो अपने मैक्सिमम पे पहुँच चुका है। फिर उसके बाद एक हल्का-सा सॉरी, पहले आप जब ऊपर जाते हैं, आपको इंक्रीज़िंग रेट दिखता है, फिर एक हल्का डिक्रीज़िंग रेट दिखता है कि धीमे-धीमे ऊपर बढ़ रहा है, फिर वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट होने के बाद उसका ड्रॉप होता है। अगर मैं आपको इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊँ, तो इंक्रीज़ करते हैं आप फर्टिलाइज़र अपने पैडी फील्ड्स के अंदर। तो वो कैसे करते हैं? इनिशियल बैग जो आपके लगते हैं, वो हाई इंक्रीज़ करते हैं आपके प्रोडक्शन को, ठीक है? फिर जो मिडल बैग लगता है, वो मॉडरेट इंक्रीज़ करता है आपके प्रोडक्शन को। लेटर बैग जो होता है, वो एक लो इंक्रीज़ देता है और अगर आप एक्सेस में करते हैं, तो यील्ड डिक्रीज़ हो जाती है। So this is what law of diminishing marginal returns looks like. फिर आप देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन आपका क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कितना आपका आउटपुट है वो डिपेंड करता है आपके इनपुट के ऊपर। लाइक इट शोज द रिलेशन बिटवीन इनपुट में आपके पास क्या क्या आएगा। अगर मैं आपको बता इनपुट में इसमें बात करूँ तो इनपुट में आपके पास आएगा फर्टिलाइजर और लेबर जो आपने लगाई है। आउटपुट में आपके पास आएगा यहाँ पे जो भी ग्रेन की क्वालिटी आपको मिली। दिस इज व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल अबाउट। फिर आप देखते हैं टीपीपी। टीपीपी क्या होता है? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट होता है, लाइक द टोटल आउटपुट ऑब्टेन यूजिंग डिफरेंट इनपुट यूनिट्स। जैसे कि आपने एक व्हीट यील्ड इन किलोग्राम्स में आप नापते हैं फ्रॉम एकर्स ऑफ द डिफरेंट फर्टिलाइजर डोजेस। इसको आप इस तरीके देख सकते, लाइक डिफरेंट क्वालिटीज एंड डिफरेंट आपके व्हाट यू कॉल दिस फिजिकल यूनिट्स, उस चीज को हम देख सकते हैं। फिर आप देखते हैं एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, additional product obtained from one extra unit of the input, like extra yield from adding one more labor for the harvesting can be seen as MPP. Okay, जिसका एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आपका आता है इरेशनल जोन। ये एक आपका कर्व है, ठीक है। स्टेज वन हम देखते हैं, स्टेज वन आपकी चलती है यहाँ पे। ओके, सो दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और एंड करती है वेयर एपी और एमपी इंटरसेक्ट करते हैं। जहाँ पे एपी और एमपी इंटरसेक्ट करेंगे पहली बार में, ये वहां पे एंड कर। इसका क्या मतलब होता है? जो टीपी है आपका वो इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग और देन इट डिक्रीजेस। एपी और एमपी दोनों राइज करते हैं। एमपी आपका लेस देन एपी होगा और ईपी आपका लेस देन वन होगा इस आपकी स्टेज में, इस जोन में। अब मैं आपको एकदम बिल्कुल लेमन टर्म्स में आपको इसका एग्जाम्पल देके समझाऊं। अर्ली स्टेजेस में जहाँ अप्लाई करते हैं आप वाटर अपने वेजिटेबल्स को, वहाँ पे यील्ड है वो रैपिड इंक्रीज करती है। सो यू सी द रैपिड इंक्रीज ओवर है। फिर आता है आपके पास रेशनल जोन। तो रेशनल जोन हमें बताता है इट स्टार्ट्स जहाँ पे आपका एपी और एमपी एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट डी है वहां पे होगा एक साथ। और मेन चीज एंड करता है जब आपका एम पी इक्वल्स टू जीरो। जब आपका एमपीपी यहाँ पे जीरो आ गया, उस टाइम पे जोन एंड कर जाएगा, ठीक है। अब स्टेज टू में क्या होता है मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया तो टीपी इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्लाइन करता हुआ जाता है। एपी डिक्लाइन बट एपी इज ग्रेटर देन एमपी, जीरो इज लेस देन आपका ईपी इज लेस देन वन।
इन द रेशनल जोन। ये आपके लिखने के लिए है। अब आपको बताता हूँ ये कौन सी स्टेज है। ये स्टेज होती है इट इज बेस्ट फॉर प्रोडक्शन। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ उसे, फार्मर अप्लाई अप्लाई करते हैं रिकमेंडेड डोज ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर फॉर ऑप्टिमम यील्ड। तो वो यहीं पे आती है, वो यही स्टेज है जहाँ पे आपको प्रॉपर एक ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। फिर आती है स्टेज थर्ड, दैट इज इरेशनल जोन। यहाँ ये कब स्टार्ट होती है, जब एमपी जीरो हो गया। एमपी जीरो हो गया, अब टीपी उस टाइम पे मैक्सिमम है। टीपी यहाँ पे अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टीपी का डिक्लाइन होना शुरू होगा। एमपी आपका नेगेटिव की तरफ जाएगा, एपी आपका अभी भी पॉजिटिव है, और ईपी इज लेस देन जीरो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको ओवर इरिगेशन देता हूँ। ओवर इरिगेशन आप करोगे, क्रॉप डैमेज होगा और रिडक्शन इन यील्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क लाइक। तीन स्टेजेस होती हैं, रेशनल, इरेशनल और स्टेज थर्ड, दैट इज इरेशनल जोन। ठीक है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न। ये क्या होता है, एक एग्जाम मतलब आपको समझाता हूँ। व्हेन अ फार्मर बाय डिफरेंट इनपुट with limited money and he distribute the money such as like each rupee spent gives equal satisfaction या profit उस आदमी को। लाइक जैसे कि मान के चलिए एक फार्मर है, उसने डिवाइड करा मनी अमंग द सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लाइक टू गेट द मैक्सिमम यील्ड। लाइक टोटल मैक्सिमम यील्ड उसे जो मिलेगा वो है। ठीक है। मेन मोटिव क्या है, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी टू मेंटेन satisfaction. Now law of substitution, like principle of least cost combined, जिसमें क्या है, a farmer should use inputs in such a way that output is maximum at minimum cost। वही चीज, आउटपुट मैक्सिमम चाहिए मिनिमम कॉस्ट लगा के आपको। लाइक यूजिंग ऑफ मशीन इंस्टेड ऑफ लेबर, इफ मशीन कॉस्ट इज लोअर एंड गिव्स द सेम आउटपुट, यह इनहेंस्ड आउटपुट। ठीक है। सो दैट इज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यू आर सब्स्टिट्यूटिंग अ पर्सन विद अ मशीनरी एंड मशीनरी की कॉस्ट कम होगी, इस तरीके से। नाउ व्हाट इज आइसोक्वांट और आइसोप्रोडक्ट कर्व। आइसोक्वांट और आइसोप्रोडक्ट कर्व, ये क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक टू इनपुट्स दैट गिव सेम आउटपुट। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गिवन टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आइसोक्वांट की, एक होती है सबसे पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, और कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। जस्ट होपिंग हमने, ओके। तो ये होता है इंडियन, अगर आपको मतलब एक काइंड ऑफ, अगर मैं एक एग्जांपल टाइप का देना चाहूँ, तो फार्मर होता है, उसने मोर लेबर यूज करी है, लेस मशीन यूज करी है। जैसे कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे दो डिफरेंट हम वेरिएबल आउटपुट काउंट करते हैं। तो एक फार्मर था, उसने यूज करा है मोर लेबर और लेस मशीन। वहीं पे दूसरा फार्मर है, उसने यूज करी है लेस लेबर और मोर मशीन। टोटल आउटपुट यही आएगा कि दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ व्हीट यील्ड दिया है, लेकिन अलग अलग प्रोसीजर्स के साथ दिया है। कभी आपस में ये टकराएंगे नहीं, एंड इनके जो आउटपुट है वो सेम आएगा। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ,
समथिंग लाइक इनको ऐसे अचीव करना होगा कि तुमने ज़्यादा लेबर यूज़ करी, और कहते हैं तुमने कम मशीनरी यूज़ करी, तुमने ज़्यादा मशीनरी यूज़ करी, तुमने कम ज़्यादा ही लेबर यूज़ करी, एंड यहाँ पे आके हम दोनों की एक बार मिलते हैं कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट सेम आया, समथिंग लाइक दैट। अब आप देखते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है? इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट अ फार्मर कैन बाय विद अ गिवन बजट। लाइक इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है आइसो लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, ठीक है। और हाई बजट इज लाइक इक्वल्स टू लाइन फर्दर, आई एम सॉरी, लाइन फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन। लाइक जैसे कि आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँ, अगर 10,000 रुपए का बजट है फॉर द लेबर प्लस फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन, लाइक टोटल आपके पास 10,000 रुपए का बजट है, इसमें लेबर और फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन दोनों आपको चीज को करना है। तो दैट इज व्हाट आइसो कॉस्ट लाइन इज ऑल अबाउट। फिर आप देखते हैं आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन क्या होता है? अ लाइन शोज पॉइंट्स टू आइसोलेट वेयर एमआरएस, एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज सेम, ओके। लाइक आप मान के चलिए यूजिंग ऑफ यूज टू फाइंड टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप, ये आप आइसोलाइन में देखते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं। फिर आप देखते हैं रिज लाइन या बॉर्डर लाइन। सो व्हाट इज रिज लाइन या बॉर्डर लाइन? इट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। लाइक इनसाइड रिज लाइन जो होती है वो रैशनल आपका रीजन दिखाती है, आउटसाइड वाली आपकी इरेशनल दिखाती है। अगर आप मान के चलिए इसका एक एग्जांपल, सो इट वुड बी लाइक आपने अप्लाई करा फर्टिलाइजर को बियॉन्ड द रिकमेंडेड लेवल, तो वो होता है आउटसाइड द रिज लाइन। जितना आपको यूज करना था उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है? ये वो है व्हेन ऑल लाइक लीज कॉस्ट कंबाइंड अ जॉइंट, और लाइन जो आपको मिलती है उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन पाथ। लाइक हाउ द फार्म एक्सपेंड द आउटपुट व्हेन बजट इंक्रीजेस, समथिंग लाइक दैट। फिर आप देखते हैं प्रिंसिपल कंबाइनिंग एंटरप्राइजेस। ये क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेस, लाइक वी कैन से जॉइंट प्रोडक्ट्स आपके हुए। एक मूव करते हैं आगे। ये चार टाइप के, सबसे पहले आपके पास है जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? सेम प्रोसेस गिव्स टू आउटपुट। लाइक जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, ज्वार ग्रेन्स है, आपने ज्वार की क्रॉप लगाई, वो आपको ज्वार ग्रेन्स भी दे रहा है, आपको फॉडर भी दे रहा है। तो एक प्रोडक्ट लगाने पे आपको टू एंड मोर प्रोडक्ट्स वहां से मिल रहे हैं। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन। ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इन इंक्रीज इन वन, इंक्रीज द अनदर। एक जब इंक्रीज करेगा तो वो दूसरे को भी अपने साथ लेके करेगा। कल्टीवेशन ऑफ लेग्यूम्स आप बार बार देखते हुए हैं, लेग्यूम्स को हम लगाते हैं, इम्प्रूव करती है सॉइल को, ताकि बेटर सीरियल की यील्ड हो आपके नेक्स्ट सीजन में, ठीक है। फिर आप देखते हैं सप्लीमेंट्री प्रोडक्शन। सप्लीमेंट्री प्रोडक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। लाइक जैसे कि मान के चलिए क्रॉप प्रोडक्शन और आपका डेयरी फार्मिंग आपका एक साथ चल रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री प्रोडक्शन के अंदर जाएगा। फिर आप देखते हैं कॉम्पिटेटिव रिलेशनशिप। इसमें क्या है? इंक्रीजिंग, एक इंक्रीज करता है दूसरे को रिड्यूस करके। इसका बेस्ट एग्जांपल है टू सीरियल क्रॉप, जैसे कि हम्म, अब मान के चलिए व्हीट और बार्ले आप एक साथ उगा रहे हैं, तो देयर वुड बी कंपटीशन इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। फिर आप देखते हैं लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है? वैल्यू द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। अगर हम एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहो तो इट वुड बी लाइक एक फार्मर है, वो चूज करता है टू ग्रो शुगर केन
इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल, प्रॉफिट फ्रॉम वेजिटेबल इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो एक अपॉर्चुनिटी है। कभी कभी टमाटर आपको 80 रुपए किलो मिलता है, कभी कभी वही टमाटर आपको 10 रुपए या 20 रुपए किलो भी मिलता है। सो दैट इज प्राइस कितना फ्लक्चुएट करता है। शुगर केन उसने क्यों चूज करा? क्योंकि उसे पता है उसके पास एक एमएसपी वहां से आएगी। ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, लाइक कंपेयरिंग एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन उनके रिसोर्स प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लाइक फार्मर चूज एंटरप्राइजेस व्हेन दे हैव अ लोअर कॉस्ट और अ हाई प्रोडक्टिविटी, उस टाइम पे चूज करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो आपको पास यहाँ पे 6 टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं। दैट इज लाइक, सबसे पहले फिक्स्ड क्रॉप या ओवरहेड या संक क्रॉप। ये क्या होता है? कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विद द आउटपुट। एग्जाम्पल लाइक आपका व्हाट यू कॉल लैंड रेंट, increase of fixed capital, depreciation of the building, taxes, salary of permanent labor, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। फिर आप देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट या इनपुट कॉस्ट, ये क्या होते हैं? ये चेंज होते हैं आउटपुट के साथ। लाइक सीड हुआ, फर्टिलाइजर, इरिगेशन चार्जेस, पेस्टिसाइड, हायर्ड लेबर, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये सब चीजें इसके अंदर। फिर आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हुआ? आपका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन। फिर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट है एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल क्रॉप ऑफ आउटपुट। फिर आता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड बाय फार्मर इटसेल्फ दैट इज नॉट पेड टू अदर्स। लाइक फार्मर ने अपनी खुद की लेबर का इस्तेमाल करा, किसी और को बाहर से नहीं लाया। नाउ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये क्या होता है? एडिशनल कैश एक्सपेंस जो आप दूसरों को देते हैं। लाइक जैसे कि आपने सैलरी दिया अपने हायर्ड लेबर को, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मर। ये हम पहले भी देख चुके हैं ऑपरेशनल होल्डिंग के हिसाब से। मार्जिनल फार्मर होते हैं वो लेस देन 1 हेक्टेयर होते हैं। स्मॉल फार्मर होते हैं वो 1 से 2 हेक्टेयर के होते हैं। सेमी मीडियम फार्मर होते हैं वो 2 से 4 हेक्टेयर के होते हैं। मीडियम फार्मर आपके 4 से 10 हेक्टेयर के होते हैं। लार्ज फार्मर आपके मोर देन 10 हेक्टेयर के आपको देखने के लिए मिलते हैं। नाउ बेस्ड ऑन ओनरशिप अगर हम चलते हैं, तो स्मॉल फार्मर आपके लेस देन 4 हेक्टेयर, मीडियम फार्मर दैट इज 4 to 10 हेक्टेयर, while the large farmer are more than 10 हेक्टेयर। ये आप देखते हैं। इसको हमने थोड़ा जल्दी इसलिए एक्सप्लेन करा है क्योंकि पहले हम इस चीज को बेसिक्स ऑफ फार्मिंग में समझा चुके हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग किस किस टाइप की होती है? नॉर्मली दो होती है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। ओके। एक्सटेंसिव आपकी क्या होती है? यूज लार्ज लैंड बट वेरी लिटिल लेबर और कैपिटल पर हेक्टेयर। ये रिलाई करता है heavily on the natural fertility, climate, rainfall और terrain। कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है लो इनपुट यूज होता है, लो यील्ड हेक्टेयर होता है, इसको रिक्वायर होता है लार्ज एरिया टू बी प्रॉफिटेबल, लेबर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और डिपेंड करता है पूरा का पूरा नेचर के ऊपर। अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो रेन फीड वीट जो आपके होते हैं और कोर्स सीरियल आप जो राजस्थान में उगाते हैं, एमपी और डेक्कन के पार्ट्स में, वहां पे आपको देखने के लिए मिलती है। क्रॉप ग्रोथ राइट, वीट, शुगरकेन इन द रेनफेड इलाकों में, रेनफेड सिस्टम्स में आप इसे ग्रो करते हैं। ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? इंटेंसिव फार्मिंग आपकी होती है जहाँ पे अपने हाई लेबर को यूज कर रहा है, हाई प्रोडक्शन कैपिटल, हाई अपने कैपिटल लगाया है एक स्मॉलर लैंड पे, ताकि आपको हाई प्रोडक्शन अचीव हो, आप हायर उसमें से आउटपुट ले पाए। ठीक है।
ग्रेटर यील्ड स्लैब करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, क्या क्या चीज़ आप इसमें लगाएंगे? हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर, HYV सीड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इरिगेशन आप बहुत ज़्यादा करेंगे। यील्ड पर हेक्टेयर आपकी इंक्रीज होगी, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके लिए था ग्रीन रेवोल्यूशन, जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था, उसने इंटेंसिव फार्मिंग को इंटेंसिफाई करा था। ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल, हाई फर्टिलाइजर डोज, ये सब चीज़ें उसी टाइम पर आई। फिर आप देखते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? जहाँ पे आप क्रॉप्स और एनिमल्स को एक साथ कर रहे हैं। लाइक यू हैव अ मिक्स्ड क्रॉपिंग में, जैसे आपके पास एक फार्म है, फार्म के बगल में आपके पास पोल्ट्री या डेयरी एनिमल हस्बेंड्री भी है। यहाँ पे आपने अगर मिलेट्स या काऊ को करा, उसके बाद उससे मिक्स फार्मिंग करी, उसका जो आपका फोरेज बचा वो आपके एनिमल्स के पास गया। तो इसके बोथ आपको देखने के लिए मिलते हैं, लाइक एडवांटेज डिसएडवांटेज सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? ये रिड्यूस करता है रिस्क को। लेबर आपकी पूरे साल काम करती है। लेबर ऐसा नहीं कि अपने कटाई की सीजन में लेकर आए उसको अपने भेज दिया वापस। मिक्स फार्मिंग में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है। लाइक जैसे स्ट्रॉ जो होता है वो कैटल फीड में चला जाता है, और काउ डंग जो कहते हैं आपको मिलेगा वहां से, वो मैन्योर में आ जाएगा। कॉन्टिन्यूस इनकम आपके पास आती रहती है। अब डिसएडवांटेज क्या होता है? लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हुई, इकोनॉमिक सेल पे आपके रिसोर्स डिवाइडेड हो गए। तो फार्मर इसे क्यों चूज करता है? फार्मर चूज करता है ताकि बेटर सॉइल फर्टिलिटी हो, क्रॉप रोटेशन आपका आराम से होता रहे, डिपेंडेंस ऑफ केमिकल कम हो जाता है आपका, एफिशिएंट यूज ऑफ आपका फार्म रिसोर्सेज होता है। तो इसका इनकम रूल जो होता है, इनकम रूल इसका होता है एटलीस्ट 10% इनकम फ्रॉम द लाइफ स्टॉक इज इक्वल्स टू मिक्स फार्मिंग। क्रॉप प्रोडक्शन प्लस लाइफ स्टॉक, जिसमें 10% इनकम आपकी लाइफ स्टॉक से आनी ही चाहिए, तब इसको आप मानेंगे कि ये सस्टेनेबल है। अब आप देखते हैं सब्सिस्टेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपका क्या होता है? फार्मिंग इज मेनली फॉर फैमिली कंजम्पशन, नॉट फॉर द सेल। जो स्मॉल होल्डिंग होते हैं ट्रेडिशनल टूल से काम करते हैं, लो इनका इनपुट होता है, लो सरप्लस इनके पास होता है, कि मतलब कि हमने खुद के लिए उगाया, खुद खाया, हमने बाहर कुछ नहीं किया। दिस इज व्हाट सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल अबाउट। फिर आप देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या है? वो फार्मिंग जो आप नॉर्मली करते हैं मार्केटेबल सरप्लस और अपने प्रॉफिट्स के लिए। आई एम गोइंग वेरी फास्ट विद दिस क्योंकि हम इस चीज़ को पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हाई स्केल होता है, मशीनरीज बहुत सारी यूज होती हैं, HYV सीड्स यूज होंगे, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन सब चीज़ें होंगी। इसका एग्जाम्पल आपके लिए वही आपका एग्जाम्पल आएगा, राइस ग्रो होता है आपका हरियाणा में, वो कमर्शियल पर्पज के लिए आता है, बाहर जाता है। राइस, कॉटन, जूट, शुगरकेन, बहुत सारी चीज़ें ग्रो करी जाती है। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट जो आपके पास आएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? वही चीज़ है कि अवॉइड करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को, ग्रोथ हार्मोन्स को। इसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस आती हैं। आपके पास आएगा क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन कॉम्पोजिट का यूज़ करना, बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करना, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करना। और मैंने बहुत पहले आपसे पूछा था कि इंडिया की पहली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है, और खाली इकलौती स्टेट कौन सी है, तो वो सिक्किम है। ठीक है। क्रॉप रोटेशन किस चीज़ में हेल्प करता है? मेंटेन करता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स को, रिड्यूस करता है पेस्ट के बिल्डअप को, इम्प्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर को। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप देखते हैं शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के आपका क्या होता है? वो लैंड जो आप कल्टीवेट करते हैं कुछ साल, उसके बाद जब उसकी प्रोडक्टिविटी फेल हो जाती है तब उसे अबैंडन करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इसका एक मेथड होता है स्लैश एंड बर्न,
जहाँ पे आप वेजिटेशन को कट करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर बर्न करते हैं। बहुत ही प्रिमिटिव तरीके की है, लो प्रोडक्टिविटी है, इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं होती। कहाँ पे प्रैक्टिस आप इसका देख सकते हैं? इसकी प्रैक्टिस आप देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जहाँ पे झूम कल्टीवेशन आप देखते हैं नागालैंड, मिजोरम में, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वहाँ पे भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको देखने के लिए मिलता है। नाउ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, लाइक कौन कौन से बेसिस पे आप इस चीज को देखते हैं, व्हाट्स डिफरेंट सिस्टम्स हम यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम तीन चीज में डिवाइडेड है: ट्रेडिशनल, सेमी कमर्शियल और कमर्शियल। सेमी कमर्शियल में आपके पास क्रॉपिंग सिस्टम आते हैं, लाइक राइस बेस्ड, रूट बेस्ड, ग्रेन लेग्यूम बेस्ड। मिक्स में आपके पास एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वो पैस्टोरल, एग्री सिल्वो पैस्टोरल आपको देखने के लिए मिलता है। कमर्शियल में पेरिनियल और लाइफ स्टॉक आपको देखने के लिए मिलती है। सो जो मेन इसका है लाइक सम मोर बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके पास आता है गुड्स, वो जो ह्यूमन के लिए चाहिए होते, सर्विस किस तरीके से आप उस चीज को कर रहे हैं, इट डजंट रिजल्ट इन द ओनरशिप और एनीथिंग। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड बेस्ड ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। क्लासिफिकेशन पहला आपका एक्सटर्नल इंटरनल हो सकते हैं, मटेरियल या पर्सनल हो सकते हैं, लाइक डिग्री ट्रांसफरेबल है या वो नॉन ट्रांसफरेबल है, लाइक जैसे लैंड बिल्डिंग है, नॉन ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल में आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट्स आते हैं। फिर पर्सनल में आपके पास आता है ट्रांसफरेबल में गुडविल या बिजनेस। नॉन ट्रांसफरेबल में आपके पास फ्रेंडशिप या करेज। आप किसी से अपनी दोस्ती या किसी से अपना करेज नहीं आप किसी को ट्रांसफर कर सकते, ये आपके पास खुद रहे। ठीक है। इंटरनल में आपके पास नॉन ट्रांसफरेबल होता है, लाइक जैसे कि आपकी पर्सनल क्वालिटीज हुए, आप अच्छे हैं तो वो आपका खुद का है, आप बुरे हैं तो भी वो आपका खुद का है। नाउ बेस्ड ऑन सप्लाई, फ्री गुड्स जैसे कि एयर हुआ, लैंड को अब हम फ्री गुड नहीं कहेंगे, ओनली एयर से फ्री फ्री गुड जिसे आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में है तो यू आर यूजिंग आपका एयर प्योरीफायर। इकोनॉमिक्स गुड जिनकी एक कोई वैल्यू होती है, जिन्हें आप एक्सचेंज करते हैं, बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, मोनो पीरियड गुड जो आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं, पॉली पीरियड गुड जो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है। यूटिलिटी के हिसाब से, वांट टू सेटिस्फाई पावर ऑफ गुड इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। जिसको आपने यूज करा, लाइक जैसे कि करेंटली दिल्ली में हवा खराब है, आपने एयर प्यूरिफायर को यूज करा, सो दैट इज अ यूटिलिटी। ठीक है। इसके तीन टाइप होते हैं। फॉर्म यूटिलिटी, लाइक चेंज करता है डिफरेंट फॉर्म्स में। प्रोसेस गुड, लाइक जैसे शुगर केन, उससे आपको मिला शुगर, एंड शुगर से आपको मिली टी, सो दिस इज फॉर्म यूटिलिटी। टी में आपने उसको डाला, आपकी चाय मीठी हुई। प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एप्पल्स कहाँ के अच्छे हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ से आपको अब मिलते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे। दैट इज प्लेस यूटिलिटी। फिर आता है टाइम यूटिलिटी, कि मैंने उसे, जैसे मैंने पोटैटो को ग्रो करा एंड कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, जब ऑफ सीजन है, जब मुझे वो नहीं मिलना है कहीं मार्केट में, मुझे तब भी वो अवेलेबल हो रहा है। वो मुझे क्यों अवेलेबल हो रहा है? बिकॉज ऑफ टाइम यूटिलिटी। फिर पोजेशन यूटिलिटी, ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। आज ये मेरे पास है, मेरे पास मुझे काम है, लाइक मेरे पास लैंड है, फिर मैंने उसे बेच दिया, उसे आगे दे दिया। So that is what possession utility is all about. Okay. Now we will see consumer behavior. So इसके पास behaviors होते हैं, like five. सबसे पहला want. Want is like what a person want, what you like. क्या मैं चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं कि क्या मैं उसे ले पाऊंगा।
मैंने चाहा है कि मुझे एक कोई सपोज़ करिए बहुत ही अच्छी-सी सुपर बाइक मिले, दैट इज़ लाइक अराउंड 30-40 लैक्स, ये मैंने चाहा है। मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन चाहत मैं किसी भी चीज़ की रख सकता हूँ। फिर आप देखते हैं डिज़ायर। डिज़ायर क्या है? अ वांट टू बिकम अ डिज़ायर। लाइक मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, लाइक हैज़ द एबिलिटी, मेरे पास वो एबिलिटी है, लाइक मनी या रिसोर्स टू फुलफिल इट। अब मुझे अगर बाइक चाहिए और वो बाइक अगर 80,000 की है, और मैंने उतने सेव भी कर रखे हैं, सो नाउ दैट इज़ माय डिज़ायर दैट आई वांट टू बाय दैट थिंग। फिर आता है डिमांड। डिमांड क्या होगा? लाइक जब डिज़ायर आपकी डिमांड में कन्वर्ट होती है, वो कब होती है? वो तब होती है जब पर्सन के पास एबिलिटी हो, विलिंगनेस हो और परचेज़ कर ले पर्टिकुलर टाइम और प्लेस के ऊपर, तब उससे जाके डिमांड अप। लाइक इफ you have the money plus you go to a shop and purchase a bike, this is demand. Now autonomous demand, डिमांड जिसका कोई लिंक नहीं है फ्रॉम द डिमांड विद द अदर कमोडिटी, लाइक जैसे डिमांड ऑफ सॉल्ट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन हाउसहोल्ड नीड्स, इट डजंट नीड्स अदर गुड्स। मतलब आपको ये नहीं देखना कि आपको और गुड्स देखते हैं, आपको नमक की जरूरत है तो आप खरीदेंगे, नहीं है तो आप नहीं खरीदेंगे। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड वो होती है डिमांड जो दूसरी चीजों की वजह से आपको चाहिए होती है। लाइक आपने अगर क्रॉप ग्रो करी है तो आपको फर्टिलाइजर की डिमांड होगी, ये इंटरलिंक्ड होती है। और अगर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो आपको पेस्टिसाइड्स की भी डिमांड होगी। सो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एक साथ आए, क्यों? क्योंकि आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, आपको उसकी डिमांड है, सो दैट इज डिराइव्ड डिमांड, वो क्रॉप के साथ आएंगे ही आएंगे। फिर आप देखते हैं काइंड ऑफ डिमांड। अब काइंड ऑफ डिमांड में आपके पास क्या आता है? पहले आता है प्राइस डिमांड, लाइक द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे या विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि मान के चलिए, जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने कभी प्याज खरीदा, वो 20 रुपए का था। कभी प्याज खरीदा, वो 80 रुपए का था। पीपल भले ही लेस क्वांटिटी खरीदे, लेकिन उसको खरीदेंगे जरूर, क्योंकि उसकी जरूरत है उनको। फिर आता है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड आपके लिए क्या होता है? द क्वांटिटी अ कंज्यूमर बाय व्हेन हिज इनकम चेंजेस। जैसे कि मान के चलिए, आज मेरे पास एक नॉर्मल इनकम है, तो मैं खा रहा हूँ आपके नॉर्मल एग्स। और अगर मेरे पास 100 रुपए है, तो मैंने खाया वो एग जो आपका मैच भी 5 से 10 रुपए का पड़ता है। अगर मेरे पास 1000 रुपए है, तो आई गो फॉर द ऑर्गेनिक एग, भले ही वो 20 रुपए का हो, भले ही वो 25 रुपए का हो। सो इट डिपेंड्स ऑन माई इनकम, परचेसिंग। फिर आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड आपके पास क्या होता है? क्रॉस डिमांड होता है डिमांड जो चेंज करता जो चेंज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस आपके रिलेटेड गुड्स से या गुड्स इटसेल्फ से। लाइक सब्स्टिट्यूट करते हैं आप टी और कॉफी को। आप क्या करते हैं कि मेरा आज कॉफी पीने का मन है, कल मेरा चाय पीने का मन है, दैट इज हाउ। और कॉम्प्लीमेंट होता है आपके लाइक कार्स और पेट्रोल्स के अंदर भी, कि मेरी कार पेट्रोल की है या मेरी कार डीजल की है। ओके। एंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करता है, कि अगर मैंने कार खरीदी है तो मुझे पेट्रोल भी पड़ाना है, या मैंने कार खरीदी है या मुझे डीजल भी पड़वाना है। तो लाइक इफ द कॉफी प्राइस अगर राइज करता है, तो डिमांड टी की बढ़ जाएगी। अगर मैं चाय कॉफी दोनों चीजें पीता हूँ, अगर कॉफी महंगी हो गई, तो मैं चाय की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ। दिस इज द क्रॉस डिमांड थिंग। ओके। अब आप देखें गिवन गुड्स। सो व्हाट आर गिवन गुड्स? वो होते हैं इंफीरियर गुड्स, लाइक इंफीरियर गुड दैट बिहेव एबनॉर्मली। नाउ इसके साथ हम देखते हैं लाइक एक्सेप्शन ऑफ डिमांड लॉ। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड लॉ क्या कहता है? फॉर गिवन गुड, अगर प्राइस कम है तो डिमांड कम है,
प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है। दे आर यूजुअली inferior goods, बट ऑल inferior goods आर नॉट गिविंग goods। ये आपको याद रखना होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो लाइक इन वेरी पुअर हाउस होल्ड जो आपके होते हैं इंडिया में, बाजरा अगर चीपर हो जाता है तो पीपल में स्टॉप बाइंग बाजरा एंड शिफ्ट टू राइस। वहीं पे so the demand of bajra decreases even when the price increases, like even when the price decreases। बाजरा आप इतनी आसानी से नहीं खाते, आप राइस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आपको भले ही उसका प्राइस कम हो जाए लेकिन फिर भी आपको उसे नहीं खरीद। क्यों? क्योंकि राइस आप ज़्यादा बेटर तरीके से खा सकते हैं, बाजरा कितनी चीज़ें आप नहीं खा सकते। नाउ elasticity of demand। So elasticity measure how much like changes when price income या price आपका रिलेटेड गुड के चेंज होते हैं उस टाइम पे कैसे होती है। ठीक है। प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी इट्स लाइक वैल्यू रेंज करती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। सो प्राइस ऑफ इलास्टिक डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस। इनकम इलास्टिक डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द क्वालिटी डिमांडेड as like division with the percentage of change in income। क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी होती है परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इन द गुड एक्स divided with the price percentage change in the price for the good y। इसके लिए आपको डिफरेंट आपको ग्राफ सीखने के लिए मिलते हैं। लाइक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो आपके पास होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यहाँ पे क्या है, एट वन प्राइस बायर विल बाय अनलिमिटेड क्वालिटी इफ द प्राइस इज इवन स्लाइटली और डिमांड बिकम जीरो। लाइक जैसे कि मान के चलिए ग्रेन्स मंडी में हाई कॉम्पिटेटिव मार्केट में जाते हैं, वहां पे वो प्रॉपरली होते हैं, आइडेंटिकल प्राइस होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खरीदा जाता है। ना परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड आपके लिए क्या होती है, वो होती है डिमांड कर्व जहाँ पे वर्टिकल होता है। ये क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड डजंट चेंज नो मैटर द प्राइस। जैसे कि लाइफ सेविंग आपके पास मेडिसिन हुआ, सॉल्ट हुआ, इनकी प्राइस कुछ भी ऊपर नीचे होता रहा वो आपको खरीदना ही खरीदना है। दैट इज योर नेसेसिटी। फिर आप देखते हैं वेरियस कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो कॉस्ट प्रोडक्शन आपका क्या होता है, कॉस्ट प्रोडक्शन होता है एक्सपेंस जो इनकर होता है टू प्रोड्यूस वन यूनिट, लाइक इट कुड बी 1 kilograms और लाइक 1 quintal ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट कल्टीवेशन फिर आप देखते हैं, कॉस्ट कल्टीवेशन आपके पास क्या होता है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन कल्टीवेशन ऑफ 1 hectare ऑफ क्रॉप, उसे आप कहेंगे एक्सपेंस कल्टीवेशन। इसमें आपके पास दो टाइप आते हैं, जो होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन व्हेन द लीस्ट वन आउटपुट इज फिक्स्ड, लाइक जैसे कि लैंड या बिल्डिंग, उससे आप चेंज नहीं कर सकते तो वो एक शॉर्ट रन के अंदर जाएगी। लॉन्ग रन में आपके पास आते हैं ड्यूरेशन ऑफ ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, लाइक किसी भी चीज का फिक्स आपके पास इनपुट नहीं है। शॉर्ट रन इसके तीन कैटेगरी होते हैं, लाइक टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट आपके वेरिएबल कॉस्ट दोनों आते हैं। एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल फिक्स कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलता है एवरेज। अब कुछ टर्म्स हैं जिनको हम देखेंगे, लाइक जो आपके एग्रीकल्चर एग्रो इकोनॉमिक्स में आपको इस्तेमाल में आएंगे। फार्म, फार्म क्या होता है, एक पीस ऑफ सिंगल मैनेजमेंट लैंड जहाँ पे आप क्रॉप या लाइफ स्टॉक किसी भी चीज को आप उगा सकते हैं। एग्रीकल्चर होल्डिंग, टोटल एरिया कवर्ड बाय इंडिविजुअल फैमिली whether it is cultivated or rent। लैंड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग आपके लिए क्या होता है, सॉरी ऑपरेशनल होल्डिंग, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ऑपरेशनल होल्डिंग आपके पास होगा टोटल लैंड ऑपरेटेड या मैनेज बाय द फार्मर। इसमें वो लैंड इंक्लूड नहीं होती जो अपने लीज आउट करती है। ठीक है।
फिर आप देखते हैं फैमिली होल्डिंग। फैमिली होल्डिंग क्या होता है, जैसे कि आप मान के चलिए एक स्मॉल फार्म है जिसकी एनुअल जिसके एनुअल अगर आप ग्रॉस इनकम मान के चले 16,000 है और नेट इनकम इनकी 12,000। सो दैट इज लाइक द फैमिली होल्डिंग। फिर आप देखते हैं ऑप्टिमम होल्डिंग। ऑप्टिमम होल्डिंग क्या होती है, 3x into family holding, like maximum size of holding a family should ideally possess, जो एक आप मान के चलते कि भाई इतनी आपके पास होनी चाहिए, फैमिली होल्डिंग के हिसाब से 3 होनी चाहिए। इकोनॉमिक होल्डिंग। इकोनॉमिक होल्डिंग क्या होती है, द होल्डिंग दैट गिव्स द फैमिली लाइक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आपको दे फुल एम्प्लॉयमेंट और आपको दे गुड इनकम, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक होल्डिंग इज ऑल अबाउट। फिर आप देखते हैं मार्जिनल फार्मिंग। मार्जिनल फार्मिंग इज लाइक वो लैंड जो 1 हेक्टेयर से नीचे हो या फिर 2.5 एकड़ से नीचे हो। स्मॉल फार्मर वही होता है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड हो। फिर आता है फिक्स रिसोर्सेज। ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में होता है, ये दो होती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स वो होगी जो चेंज नहीं होती विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि आपका लैंड है, आपकी बिल्डिंग्स है, वेल्स है, वो इसके अंदर आती है। वेरिएबल प्रोडक्शन में आपके पास आता है चेंज ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, जैसे कि चेंज एज प्रोडक्शन चेंजेस। सीड है, फर्टिलाइजर है, लेबर है, पेस्टिसाइड है, ये विद द टाइम चेंज होते रहते हैं, कितना आपको चाहिए ये सब चीजें। फिर हम चलते हैं फ्लो रिसोर्सेज। ये वो है जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते, मस्ट बी यूज इमीडिएटली, जैसे कि वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ, इनको आप सेव नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज देम। फिर स्टॉक रिसोर्सेज जिनको आप सेव कर सकते हैं, जैसे सीड्स हुआ, फर्टिलाइजर हुआ। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है, रुपीस पर हेक्टेयर में आप निकालते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ क्रॉप इन 1 हेक्टेयर, इसको निकालते हैं आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में। यूनिट इसकी होती है रुपीस पर हेक्टेयर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका होता है कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 क्विंटल ऑफ आउटपुट फ्रॉम द गिवन लैंड, जो भी आपके पास है, ये रुपीस पर टन या रुपीस पर क्विंटल में आता है। अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन। इसका कॉन्सेप्ट लाइक डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन इज लाइक डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज या एज या डैमेज। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक ट्रैक्टर है, पहले साल वो बहुत अच्छा है, दूसरे साल थोड़ा कम अच्छा हो गया, तीसरे साल वो थोड़ा और कम अच्छा हो गया, तो धीमे धीमे उसकी वैल्यू नीचे जा रही है। फिर आप देखते हैं जंक वैल्यू। जंक वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू। जब वो एसेट पूरा वॉर्न आउट हो गया है, उसके बाद आप उसे बेचने गए हैं, तो दैट इज व्हाट द जंक वैल्यू इज। कि अब किसी काम का नहीं है, अब ये बिकेगा, जैसे आप कहते हैं ना कि गाड़ी खराब हो गई, अब तो ये लोहे के भाव बिकेगी। तो दैट इज हाउ कि वो लोहे के भाव कैसे बिक रही है, क्योंकि उसके चलने का काम नहीं है, अब उसके अंदर जो लोहा जो भी उसका मटेरियल है वो बिकेगा। नाउ वी सी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट। ये पर ईयर आपका निकाला जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें आपको 4 मेथड देखने के लिए मिलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट और आपकी जो जंक वैल्यू है जब वो खराब हो जाता है, इज डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कितने साल उसने आपके साथ काम करा, कितने का आपने खरीदा था, जंक में उसने आपको कितना पैसा दिया, और डिवाइड करता है कितने साल वो आपके पास चला। सो दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर आप देखते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, आपके पास आप एक मेथड अज्यूम करते हैं लाइक अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इनटू आर। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इसमें। तीसरा आता है सम ऑफ द ईयर लाइक डिजिट मेथड। इसमें क्या आता है, एनुअल अमाउंट जो आपका होता है द डेप्रिसिएशन, उसको हम लगाते हैं ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस जंक वैल्यू जब वो आपको बिक रहा है, इनटू रिमेनिंग ईयर ऑफ द यूजफुल लाइफ। कितने साल की उसकी वैल्यू,
कितने साल उसे चलना था एंड कितना आप उसे चला पाए। तो दैट इज सम ऑफ डिजिट जिसको एक यूजफुल लाइफ को आप देखते हैं। नाउ एनुअल एनुअल री इवैल्यूएशन मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें जो एसेट है उसको बार बार रिवैल्यू करते हैं। आप उसमें देखते हैं कि लाइक जनरली ये आप लैंड और आपको लाइफ स्टॉक में देखने के लिए मिलता है। आप रीवैल्यूएट करते हैं कि लाइक व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस। फिर आप देखते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस। ये क्या होता है, फाइनेंस क्या होते हैं, आपके बोरोड फंड होते हैं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस। लाइक 54% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन सेक्टर। तो फाइनेंस आपको यहाँ पे पैसे जरूर चाहिए होते हैं इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। दो टाइप के फाइनेंस होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो फाइनेंस आपका डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड एग्रीकल्चर में डील करता है, लाइक द होल इकोनॉमी। माइक्रो आपके छोटी चीज़ों में, इंडिविजुअल फार्म और बिजनेस में करता है। मैक्रो बड़ा टर्म, माइक्रो छोटा टर्म। इस तरीके से आप इसको लेके चलिए। फिर आप देखते हैं क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, ओनर्स फंड प्लस द बोरोअर्स फंड। ओनर प्लस बोरो फंड, उसे आप क्रेडिट कहेंगे। अब आप देखते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस बेसिक। ये आपके पास एक टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन पर्पस। तो बेस्ड ऑन पर्पस में आपके पास आते हैं डेवलपमेंट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इसमें क्या होता है, ये किसी भी ड्यूरेबल एसेट के लिए होता है। अब ड्यूरेबल एसेट आपका क्या होता है, जैसे ट्रैक्टर हुआ, वेल हुआ, पंप हुआ। फिर आप देखते हैं प्रोडक्शन क्रेडिट। प्रोडक्शन क्रेडिट क्या होता है, जो आपके सीड्स हुए, फर्टिलाइजर हुए, लेबर वेजेस, ये उनके लिए आता है। कंजम्पशन क्रेडिट क्या होता है, कंजम्पशन क्रेडिट होता है आपका आपके हाउस होल्ड नीड्स के लिए। ठीक है, आपका मार्केटिंग क्रेडिट क्या होता है, फॉर स्टोरिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग लेटर। लाइक बाद में आपको उसको सेल करना है तो उसके लिए वो काम में आता है, मार्केटिंग क्रेडिट। ओके, अब दूसरा आपके पास आता है बेस्ड ऑन रीपेमेंट मेथड। बेस्ड ऑन रीपेमेंट मेथड क्या होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म आपका होता है 6 से 18 महीने, जो क्रॉप ऑपरेशन में यूज होता है। मीडियम आपका होता है 2 से 5 साल, जो आपके इम्प्लीमेंट और लाइफ स्टॉक के लिए होता है। लॉन्ग टर्म आपके पास होता है फॉर ट्रैक्टर या लैंड इम्प्रूवमेंट, जो आपके पास मोर देन 5 ईयर होता है। ठीक है, इसका प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दैट वुड रियली हेल्प यू। अब हम देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो बेसिस ऑफ सिक्योरिटी पे अगर हम जाते हैं तो इट वुड बी लाइक दो कैटेगरीज में, फार्म मॉर्गेज आपका क्रेडिट, और आपका कोलेट्रल या चैटल क्रेडिट, और आपका पर्सनल क्रेडिट, तीन होते हैं, सॉरी। तो फार्म मॉर्गेज क्रेडिट में आपके पास आता है लोन अगेंस्ट द लैंड। आपने लैंड को मॉर्गेज में रखा एंड वहां से आपने पैसे ले लिए। दूसरा होता है कोलेट्रल या चैटल क्रेडिट। इसमें क्या होता है, लोन आपके अगेंस्ट द लाइफ स्टॉक या अगेंस्ट द क्रॉप या वेयर हाउस की जो आपकी रिसिप्ट्स हैं उसके आपको उसमें मिलता है। फिर आप देखते हैं पर्सनल क्रेडिट। अब पर्सनल क्रेडिट आपको कहाँ मिलता है, इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड रीपेमेंट कैपेसिटी। लाइक जैसे कि आपका सिविल स्कोर होता है, आपका सिविल स्कोर डिसाइड करता है आपको पैसे मिलने चाहिए नहीं। So that is the trust in the repayment capacity. So now we will see based on the generation of surplus fund. आपके पास दो टाइप के होते हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग क्रेडिट होता है और दूसरा होता है नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है, इनकम, सेल्फ लिक्विडेटिंग में इनकम होती है फ्रॉम द प्रोजेक्ट, रिप्लेस द लोन विद इन द ईयर। आपने जो भी लोन लिया है, आपकी जो इनकम हुई वो लोन को चुका देगी। जैसे कि मैंने, मान के चलिए, मैंने क्रॉप लोन लिया, मैंने क्रॉप उगाने के लिए लोन लिया एंड जब मेरी क्रॉप उगेगी तो वही उसका रीपेमेंट कर देगी।
नाउ नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग क्रेडिट, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको सालों लग जाते हैं अपने लोन को रीपे करने में। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे आप ऑर्किड बनाते हैं, जैसे एप्पल का अपने बागान या टाइप का वो अपने आपके पास है, वो बहुत कॉस्टली होता है, उसको आपको इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है वो बहुत हैवी होता है। तो ओवर द ईयर, लाइक ओवर आप मान के चलिए 3 साल 4 साल के अंदर आप उस लोन को भर पाते हैं। दैट इज नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग क्रेडिट। अब आपके पास आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज लाइक बेस्ड ऑन द क्रेडिटर और द लेंडर। अब यहीं पर जाके हमारे जो इंडियन फार्मर्स है वो फंस जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज में जाके। ये कौन होते हैं? ये मनी लेंडर होते हैं, ये ट्रेडर होते हैं, ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन इंडियन फार्मर्स का। फिर आप देखते हैं इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, लाइक जैसे कोऑपरेटिव है, कमर्शियल बैंक्स है, आरआरबीज है, ये बने हुए हैं, ये काम करते हैं इसमें। नाउ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्टिविटीज सर्व्ड, यहाँ पे दो होती हैं, सिंगल पर्पस लोन और कंपोजिट लोन। यस, सिंगल लोन एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए दिया है, कंपोजिट लोन मल्टीपल आपकी एक्टिविटीज के लिए आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एक ये टेबल है, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी इन शॉर्ट इसके बारे में समझाता हूँ क्योंकि आपको ये पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आपका आता है पैक, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इनका काम क्या होता है? ये देती है आपको क्रेडिट, इनपुट सप्लाई और रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये करती है, ठीक है, ये इसका काम है, इसका फंक्शन है। फिर दूसरा आपका आता है DCCBS, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। इनका काम क्या होता है? ये लिंक करता है PACS को और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को आपस में, ताकि डिफरेंट गाइडेंस ये प्रोवाइड कर पाए। फिर आप देखते हैं SPC, दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये क्या होता है? ये एक एपेक्स बैंक होता है जो पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। वहीं आप देखते हैं उसके बाद लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म लोन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्म एसेट्स, क्या आपके एसेट्स है उसके हिसाब से एक्वायर करते हैं आपके एसेट्स। नाउ वी विल सी एग्री इंपोर्ट जोन, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ठीक है। डिफरेंट एग्री इम्पोजिट आपके एग्री इंपोर्ट जोन्स होते हैं हमारे पास, लाइक जहाँ से आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर करते हैं। अब आप ये मान के चलिए जो चीज़ जहाँ की फेमस है, जहाँ की सबसे बेस्ट है, वहां से होती है। सबसे पहले आप देखते हैं अपनी स्टेट वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे 6 चीजें होती हैं, दैट इज पाइनएप्पल, लीची, पोटैटो, मैंगो, वेजिटेबल्स एंड दार्जिलिंग टी। ये इनकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कहाँ से ये होती है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, आपको वहीं से याद आएंगे। कर्नाटका में आपको जर्किन्स देखने के लिए मिलते हैं, रोज अनियन देखने के लिए मिलता है, फ्लावर देखने के लिए मिलता है और वनीला देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी। उत्तराखंड में आपको लीची मिलती है, आपको फ्लावर्स मिलते हैं, बासमती राइस मिलता है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स मिलते हैं। पंजाब में आपको वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड बासमती राइस देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश में 4 आते हैं जो कि पोटैटो है, मैंगोज एंड वेजिटेबल्स है, मैंगो है और बासमती राइस है। महाराष्ट्र में आपको ग्रेप्स एंड ग्रेप वाइन्स देखने के लिए मिलते हैं, मैंगोज देखने के लिए मिलते हैं। रत्नागिरी आपको हमेशा याद रहेगा, केसरी मैंगो आपके औरंगाबाद का रीजन का होता है, फ्लावर्स, अनियन, पोमोग्रेनेट, आपका बनाना, ऑरेंज। आंध्र प्रदेश से आपके पास जाता है मैंगो पल्प और फ्रेश वेजिटेबल्स, मैंगो एंड ग्रेप्स, मैंगो एंड जर्किल्स एंड चिलीज, लाइक आंध्रा चिली आपने बहुत सुना होगा गुंटूर नाम से। जम्मू एंड कश्मीर एप्पल एंड वॉलनट, त्रिपुरा पाइनएप्पल, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दैट इज पोटैटो, अनियन एंड गार्लिक, followed by seed spice, wheat, lentils and gram, onion and orange.
मैं इस पे कोई भी मार्क नहीं लगा रहा हूँ, आपको प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये उसी तरीके से आपको याद होगा। तमिलनाडु में आपको कट फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, फ्लावर्स, मैंगो, कैश्यू नट। बिहार दैट इज़ लाइक लीची, वेजिटेबल्स एंड हनी। गुजरात में आपको मैंगोज़ एंड वेजिटेबल या वैल्यू एडेड अनियंस, सेसमे सीड देखने के लिए मिलता है। सिक्किम दैट इज़ लाइक फ्लावर, ऑर्किड और आपको चेरी पेपर देखने के लिए मिलता है। जिंजर आपको देखने के लिए मिलता है। हिमाचल प्रदेश दैट इज़ एप्पल, ओडिशा दैट इज़ जिंजर एंड टर्मरिक, झारखंड दैट इज़ वेजिटेबल, Kerala horticulture products and medicinal plant, Assam that is fresh and ginger processed, Rajasthan that is coriander and cumin। ये एक टेबल है अबाउट डिफरेंट स्टेट, ये आपको याद करनी है एनी हाउ, कहीं ना कहीं पे काम में जरूर आपके पास आएगी, आपको याद रखना होगा। बहुत सारी चीज जगह जगह पे मिक्स भी होती है, तो आपको इनका भी ध्यान रखना होगा। तो यहीं पे आके हमारा लेक्चर खत्म होता है अबाउट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये पसंद आए। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे, विच आई एम रिपीटेडली सेइंग कि वो रीडेबल है, वो डाउनलोडेबल नहीं। ठीक है, सो प्लीज़ टेक केयर। आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तो जल्दी जल्दी अपने आप कवर करिए। एंड आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।